Hello everybody, Gaurav Sharma this side, and once again I am with you with a new topic जो है ऐसे। हमने सबने सुना होगा फिक्शन क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, पोएट्री क्या होता है ना। हल्का हल्का विविड आइडिया सबको होता है। तो इसी प्रकार से इसी विविड आइडिया के साथ आज हम बात करेंगे ऐसे की। ऐसे क्या होता है ना। और ये जो टॉपिक है ये यूजुअली कहीं भी काम आएगा इंग्लिश लिटरेचर में। जो भी कोई पढ़ने वाला होगा, इंग्लिश लिटरेचर का एस्पिरेंट होगा, वो भले ही पीजीटीज टीजीटीज या कहीं भी जाए, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जाए। कई बार क्या होता है इंटरव्यूज में, पीजीटीज के में या फिर एपी के में, सिंपली आपसे वो यही पूछ लेते हैं कि ऐसे होता क्या है, डिफाइन ऐसे इन योर वर्ड्स। तब वहां जाके ऐसी कंडीशन में इंसान पूरी तरह से उलझ जाता है ना। सो वी सपोज टू नो व्हाट इज ऐसे, what are characteristics of a essay, है ना, and what kind of I should say typically types, है ना, derived from this writing, है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि आज हम ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एसेस किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ एसेस कहा जाता है मिशेल डी मॉन्टेन को, है ना। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अपने थॉट जो है प्रोवोकिंग तरीके से, है ना, एक ऐसे कलेक्शन जारी किया था जिसको एसेस के नाम से जाना जाता है ना, मिशेल डी मॉन्टेन। और यदि बात की जाए इंग्लिश एसेस की तो हम कहीं ना कहीं ये श्रेय फादर ऑफ इंग्लिश एसे का श्रेय फ्रांसिस बेकन को दे देते हैं, है ना। चलिए अब इस पे हम धीमे धीमे बात करने लग रहे हैं कि व्हाट इज एन ऐसे। ऐसे है क्या, क्या बला है ऐसे। देखिए, कोई भी ऐसे एक छोटा पीस ऑफ राइटिंग होती है, 2 पेज 4 पेज 6 पेज, इतना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाता है ना। और कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति के, किसी ऑथर के पर्सनल आइडियाज को, है ना, उसके रिफ्लेक्शंस, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसकी एनालिसिस, कुल मिला के कोई भी एक व्यक्ति जिसके कह सकते हैं विचार, अपने जो अपने विचार विमर्श रखेगा, है ना, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा, अपने आइडियाज रखेगा किसी भी चीज पर, है ना। तो वो जो आइडियाज रखेगा वो कहीं ना कहीं प्रोज लैंग्वेज में होंगे। पोएटिक स्टाइल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है ना। प्रोज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वो अपने मत रखेगा, क्लेम करने की कोशिश करेगा, कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीजें बताएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप फ्रांसिस बेकन को ले लीजिए, है ना। तो फ्रांसिस बेकन ने ऑफ फ्रेंडशिप लिखा, तो उसमें वो ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बारे में बताता है कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप में कौन कौन साथ देता है, जब फ्रेंडशिप टूटती है तब क्या होता है ना, फ्रेंडशिप किस समान है, ऐसे। बिल्कुल इसी प्रकार फिर वो ऑफ स्टडीज पे भी उसने लिखा है कि स्टडीज के बारे में बताया उसने, स्टडी क्या होती है, स्टडी किसके समान है, स्टडी कैसी एक्सरसाइज है ना। कुछ इस प्रकार से कोई भी ऑथर किसी भी एक टॉपिक को लेके उसे आर्ग्यूमेंटेटिव बना के उसमें अपना पर्सनल बिलीफ डाल के, अपने रिफ्लेक्शंस डाल के कोई भी एक लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग लिख सकता है, और जो कि प्रोज में होने चाहिए। तो ऐसी ही राइटिंग को ऐसे कहा जाता है, ठीक है। अब यदि बात की जाए कि ऐसे जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, है ना। देखिए, ये जो ऐसे है, ये वर्ड की उत्पत्ति हुई फ्रेंच लैंग्वेज से, और ये वर्ड है ऐसे, है ना। ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट और ट्राई। याद रखना, भूलना मत, है ना, कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीस में 1-2 बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। वो सिंपली पूछते हैं कि ऐसे का जो ऐसे जो वर्ड है ना, जो ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है टू अटेम्प्ट और ट्रायल, है ना। जो इसी में अगर आप एस और लगा दोगे ना, तो ये है मिशेल डी मॉन्टेन का, है ना, ऐसे कलेक्शन, मिशेल डी मॉन्टेन का यही नाम उसका, है ना। अब यदि बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ऐसे होते हैं वो प्रोज कंपोजिशन होता है। प्रोज मतलब बोले तो एक ऐसी स्टाइल जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव, और नॉर्मली जर्नल, आपने उदाहरण के तौर पर मान लीजिए फ्री वर्स देखा है, फ्री वर्स समझती हैं,
जिसमें कोई भी मीटर का इस्तेमाल नहीं करा जाता, साथ ही साथ में कोई राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फ्री वर्स से मिलती जुलती ही जो विधा है, एक कह सकते हैं तरीका है, वो है प्रोज, है ना। प्रोज में एसेस वगैरह आ जाते हैं, ट्रेवल लिटरेचर भी कई बार कंसीडर कर लिया जाता है, और जो जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह है ना, जैसे बहुत प्रेस रिपोर्ट निकालती हैं, गवर्नमेंटल जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोज फॉर्म में सब होते हैं, है ना। अब कोई भी ऐसे होगा तो उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, है ना। किस किस प्रकार में ऐसे हो सकते हैं। ऐसे फॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल की यदि आप माने तो ऑब्जेक्टिव, जैसे किसी एम को अचीव करने के लिए कोई ऐसे लिखा जा रहा है ना। जैसे बच्चों में कुछ आदतें बिगड़ रही हैं, वो ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो उसके ऊपर सपोज किसी ने, मैंने एक ऐसे लिख दिया, मैं ऐसे लिखता हूं और उसमें मैं आर्ग्यूमेंटेटिव और क्लेम करते हुए बताता हूं, दो चार उसमें एग्जाम्पल साइड करूंगा कि जो जो बच्चे नहीं पढ़े, देखो आज उनकी क्या स्थिति है ना। समाज में सम्मान नहीं मिल रहा, है ना। पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो फिर लोग उनको इज्जत नहीं दे रहे, बुला नहीं रहे हैं, है ना। उनके पास आज जॉब नहीं है, किस प्रकार से वो संघर्ष झेल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, है ना। तो ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव चीजों को आगे रख करके हम किसी भी को कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं एसेस का कहीं ना कहीं विकास हुआ। यदि बात की जाए तो या तो ये किसी एम को अचीव करने के लिए लिखे जा सकते हैं, या फिर ऐसे स्कॉलरली होते हैं। स्कॉलरली जैसे कोई भी एक टॉपिक विशेष हो, जो मान लीजिए किसी कोई स्कॉलर किसी पर शोध लिख रहा है, शोध लिख रहा है तो किसी चीज पे वो सब्जेक्टिव होके मतलब अपने ओपिनियन रखते हुए वो कोई ऐसे लिख सकता है ना। जैसे ऑन बीइंग अ गुड स्कॉलर, तो फिर वो टोटल उसके फायदे गिनाना शुरू करेगा ऐसे में, कि एक अच्छा स्कॉलर होगा तो क्या क्या होगा, कैसे वो समाज में अपना योगदान दे सकता है ना। और साथ ही साथ कैसे कैसे बच्चे उससे प्रेरित हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसकी टोन सीरियस भी हो सकती है, ऐसे की मोस्टली टोन सीरियस होती है, बहुत कम ह्यूमरस टोन्स का ऐसे इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा बहुत किया भी था तो जोसेफ एडिशन, है ना, और रिचर्ड स्टील्स, इनके ऐसे में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा जाता था, है ना। अब बात की जाए यदि इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल ऐसे 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 होते हैं जिनको कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाता है ना। कुल मिला के ऐसे ऐसे को जितने भी स्कॉलरली प्रोग्राम्स होते हैं वहां प्रेजेंट नहीं करा जाता है। इनको या तो कहीं किसी, आपने कई एडिटोरियल्स में कह सकते हैं, काफी काफी न्यूज एजेंसीज हैं, उनके उनकी उनकी पत्रिकाएं निकलती हैं, उनकी मैगजीन्स निकलती हैं, उनमें आपने कई एडिटोरियल्स दिखे होंगे, कुछ चीजों के ऊपर आते हैं, है ना। तो वो फॉर्मल टोन नहीं होती, इनफॉर्मल टोन में होते हैं। वो अलग बात है कि लैंग्वेज का विशेष ख्याल रखा जाता है ना। तो जो इनफॉर्मल होते हैं वो पर्सनल होते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ड्रीम रेवरी ले लीजिए, चार्ल्स लैम ने लिखा, है ना। और क्राइस्ट हॉस्पिटल ले लीजिए, है ना। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक, एक्चुअली ये जो क्राइस्ट हॉस्पिटल है, ये आपसे, आपको नाम से क्या समझ आ रहा है, क्या है ये, क्या है क्राइस्ट हॉस्पिटल। एक्चुअली क्राइस्ट हॉस्पिटल एक स्कूल था, है ना, जिसमें ली हंट, चार्ल्स लैम, ये सब लोग पढ़े थे, है ना। इवन क्षमा चाहूंगा, इवन सैमुअल टेलर कोलरिज का भी संबंध इसी से था, है ना। तो ये एक ऐसे है, तो कहीं ना कहीं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखाए गए। कन्वर्सेशनल होते हैं, जैसे दो लोगों का आपस में संवाद चल रहा है। उदाहरण के तौर पे यदि कन्वर्सेशनल में देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल्दो वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, क्षमा चाहूंगा, बायोग्राफिकल वर्क है। ये है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स बोसवेल ने लिखा, है ना। तो उसमें जो लिखा है, तो आप उसमें कन्वर्सेशनल टोन में कन्वर्सेशन सुनेंगे बिटवीन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और जेम्स बोसवेल, है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। रिफ्लेक्टिव तो उसमें अपने उसके खुद के थॉट होंगे, जब इनफॉर्मल है, पर्सनल बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अपने रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब यदि डोमेन की बात कर ले हम, कि लिटरेचर में जो एसेज हैं वो किस डोमेन में फॉल करते हैं, ये हमें आवश्यक रूप से पता होना चाहिए। तो ये नॉन फिक्शन प्रोज में फॉल करते हैं, है ना। जो आपका फिक्शन है ना, फिक्शन भी एक प्रकार की प्रोज राइटिंग है, बस बात यह है कि इसका वास्तविकता से कई बार, ज्यादातर चांस में संबंध नहीं होता है, इसीलिए इसको फिक्शन कहा जाता है ना।
तो जो प्रोज होता है ना, प्रोज में ही फिक्शन भी लिखा जाता है, बस वो थोड़े इमेजिनरी एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं उसमें, है ना। तो ये नॉन फिक्शन प्रोज में फॉल करता है कौन, ऐसे, है ना। अनलाइक फिक्शन, ऐसे डील विद रियल सब्जेक्ट्स, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स। जहां फिक्शन में कई बार मनगढ़ंत कहानियां मिलाई जाती हैं, वहीं जो प्रोज है, प्रोज जो है जिसमें ऐसे हैं, वो हमेशा डील करता है रियल सब्जेक्ट्स के साथ, रियल आइडियाज के साथ। जैसे अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक आइडिया प्रोजेक्ट करता हूँ, कई बार लोग जो होते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, या फिर किसी से मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपसी संबंध अच्छे ना हो, है ना, या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लगातार कुछ वर्षों तक सामने वाले का शोषण किया, है ना, शोषण किया है, तो उसने आवेश में आकर उस व्यक्ति के प्राण हर लिए, मतलब सामने वाले को जान से मार दिया। अब गजब की बात यह है, तुमने उसको जान से मार ही दिया, तो उसको तो आभास ही नहीं है कि वो मर गया, कि उसका जो आत्मा, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, उसकी बॉडी छोड़ चुकी है, उसे पेन थोड़ी हो रहा है। अब उल्टा आपको पेन होगा जब आप जेल में जाओगे, समझ आ रहा है। ऑल दो ये इवन फ्रांसिस बेकन कहता है अटैक अंडर द मास्क ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो ये वो वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं सामने वाला तो गया, हालांकि उसके पीछे जो और लोग हैं उन्हें रोने के लिए छोड़ गया, लेकिन बाद में कष्ट किसको होगा, कष्ट होगा उसको जो मर्डर कर रहा है, जेल में डरा रहेगा, है ना, जीवन भर उसे जूझेगा, प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, केस करते, केस लड़ते लड़ते, कोर्ट में विजिट करते करते। तो ये कुछ ऐसे मतलब बिलीफ हो सकते हैं ओरिजिनल किसी भी ऑथर के, जब वो कुछ लिखने बैठे तो, है ना। अब बात की जाए, यदि देखो कॉमनली जो चीजें हैं ये दोनों में देखने को मिलती है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो फिक्शन हो, क्रिएटिविटी का यदि इस्तेमाल नहीं करोगे, यदि लैंग्वेज आर्ग्यूमेंटेटिव और ना मेटिव नहीं होगी, तो अपने आप रीडर उसको पसंद नहीं करेगा पढ़ना। ड्रीम रेवरी को आप पढ़ना, आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लो में जा रहे हैं, जैसे कोई गाना है तो एकदम फ्लो में स्मूथ, बिल्कुल कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगेगा। भले ही आपकी वोकेबुलरी बहुत ज्यादा रिच ना हो, फिर भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, है ना। तो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल इसका भी अभिन्न अंग है, इसमें भी क्रिएटिविटी होती है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। और लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे डूबते हुए सूरज का एक किंग से कंपैरिजन कर दिया, समझ रहे हैं। और फ्रेंडशिप में इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है जहां एंटनी का रेफरेंस देते हैं फ्रांसिस बेकन, है ना। तो कुछ इस प्रकार से। अब बात की जाए तो ये दोनों फिक्शन और प्रोज, ये दोनों कहीं ना कहीं क्लोजली एसोसिएटेड है। कैसे, ये दोनों लिंक होते हैं फिलोसफी से, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ से, जर्नलिज्म से, और क्रिएटिव प्रोज राइटिंग। कुल मिला के ये जो चीजें हैं फिलोसफी, देखिए यदि किसी व्यक्ति की किसी मत को, किसी तथ्य विशेष को लेके सोच होगी, तभी तो वो कुछ लिख पाएगा। कोई स्टोरी लिखने बैठे, कोई पोम लिखने बैठे, कोई ऐसे लिखने बैठे, उसके अंदर विचार तो होना चाहिए। विदाउट फिलोसफी तो कर नहीं पाएगा। तो ये अभिन्न अंग है, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो ड्रामा हो, सब में फिलोसफी अपनी होती है ना। जैसे अब्सर्डिज्म की फिलोसफी है ना, इसी प्रकार से क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करते हैं सोसाइटी कैसे चल रही है, कहाँ जा रही है। जैसे ऑफ लव, बेस्ट एग्जांपल, जहां फ्रांसिस बेकन रिपीटेडली एक ही बात बोलते हैं कि बैठे रहने से, प्यार में पड़ जाना जीवन को कहीं उच्च शिखर पर नहीं ले जाता। आप फिर उस स्नेक के समान हो जाते हैं जो जमीन पर रेंगता है, मतलब जैसे कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कोई पूछेगा नहीं। ये प्रेम एक ऐसी चीज है, इसने अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया। उदाहरण के तौर पर मार्क एंटनी को ले लीजिए, अच्छा खासा रोमन एम्परर था, जनरल था, कैसे बर्बाद हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मेजर टाइप ऑफ एसेस जो हमें पता होना चाहिए, देखिए ये बेस्ड ऑन स्टाइल पे हम बात कर रहे हैं, मेजर टाइप ऑफ ऐसे और स्टाइल के बीच, है ना। फॉर्मल मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। अब फॉर्मल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देखिए, ये जो भी फॉर्मल ऐसे होगा वो हमेशा सीरियस टोन में लिखा जाएगा, लॉजिकल होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ भी आ रहा है मन में कुछ भी कह रहे हो। इम्पर्सनल होगा, मतलब पर्सनैलिटी ऑथर की इस ऐसे में नहीं लिखी, समझ रहे हैं आप बात को। प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, है ना,
याद रखना, भूलना मत। उदाहरण के तौर पर यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फ्रांसिस बेकन जो अपने ऐसे लिखते थे तो उनकी भी एक स्टाइल थी, है ना, वो फ्रेगमेंटेड स्टाइल में लिखते थे। उनके आप सेंटेंसेस देखोगे, उनके सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे हैं। उसका रीजन ये है, वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड, सपोजिटली उन्होंने एक बात बोली, कॉमा लगा के स्विच कर दिया दूसरी बात पे, फिर कॉमा लगा के पहली वाली बात रिज्यूम कर दी। तो ऐसे स्विच करते करते बहुत लंबी लंबी लाइन है। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है ऐसे लिखने का, वो फ्रेगमेंटेड है ना। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जो फॉर्मल ऐसे है वो फैक्ट्स पे फोकस करता है, आर्ग्यूमेंट्स पे फोकस करता है और रीजनिंग पे फोकस करता है। ये कुछ देखिए, सामने वाला यदि क्वेश्चन डिजाइन करना चाहेगा तो आपसे इजीली पूछ सकता है। यदि मैं वहां होता, यदि मैं एग्जाम में आपके में बैठा, मान लीजिए मैंने अगर पेपर सेट किया होता, तो मैं इजीली यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर सकता था कि व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फॉर्मल ऐसे। ठीक है, फॉर्मल ऐसे की यदि बात की जाए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। वहां मैंने 4 ऑप्शन दे दिए: सीरियस, लॉजिकल, पर्सनल, स्ट्रक्चर। अब वहां जो पढ़ के गया होगा उसको तो पता होगा कि जो फॉर्मल ऐसे होता है वो कभी भी पर्सनल हो नहीं सकता। यदि पर्सनल हो जाएगा तो आप इनफॉर्मल टोन में चले जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप अपने बॉस के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां आप अपनी पर्सनल बातें करते हैं फैमिली के, मेरे जीवन में ये हो रहा है, मेरे जीवन में वो हो रहा है, मैं परेशान हूँ, है ना, या फिर मैंने भी BMW कार खरीदी, है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वहां वो अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, पर्सनल और फॉर्मल ऐसे। फॉर्मल के साथ इम्पर्सनल चलता है, हमेशा याद रखना। यदि आपको किसी व्यक्ति के साथ फॉर्मल रहना है तो आप उसको अपनी पर्सनल चीजें नहीं बताओ। समझ आ रहा है। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, फ्रांसिस बेकन इन एसेस में कहीं भी कुल मिला के वो एक तट पे खड़े होकर देखता है, वो एक तरह से व्यूअर है, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे रहा है, बाद बाकी वो जबरदस्ती से थोपने का प्रयास नहीं करता है। वो दुनियादारी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स रहे हैं, किंग्स रहे हैं, क्वींस रही हैं, उनको उठा के उनसे जोड़ के जवाब देता है ना। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना, सब्जेक्टिव नहीं है। खुद के इमोशंस की पर्सनल बात नहीं कर रहा है। और वहीं यदि बात करेंगे आप इनफॉर्मल की, यदि आप इनफॉर्मल की बात करेंगे तो वो टोन में पर्सनल होगा। और यदि कोई चीज पर्सनल होगी तो वो अपने इमोशंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने जीवन में क्या घटित हो रहा है, ऐसी सारी चीजों को दिखाने का प्रयास करेगा। कन्वर्सेशनल टोन होती है जब आप किसी के नजदीक होंगे, इनफॉर्मल होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्सेशनल टोन में आ जाए, इजीली कन्वर्स, है ना। जब कुछ व्यक्ति आपका होता है तो आपको उससे बात करने में कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। ह्यूमरस टोन झलकेगी। उदाहरण के तौर पर ड्रीम रेवरी में जो चार्ल्स लैम के, क्षमा चाहूंगा, जो उसका मेन कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, उसके बच्चे और बच्ची, एक उसमें सीन दिखाया गया है जिसमें वो अंगूर की प्लेट में हाथ डालते हैं तो जो पिताजी हैं वो बच्ची के हाथ में थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये जो कह सकते हैं, ये जो लाइन थी, ये कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमरस इफेक्ट पैदा करती है। रिफ्लेक्टिव ऐसे, ड्रीम रेवरी में चार्ल्स लेम ने कहीं ना कहीं जो अपना स्वयं का खुद का स्वयं का जो एपोनिमस कैरेक्टर डिजाइन किया है, आप उसमें देखेंगे उस कैरेक्टर का छोटा भाई भगवान को प्यारा हो जाता है, मर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट कनेक्शन है चार्ल्स लेम के भाई का, जिसकी डेथ हो गई, है ना। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्टिव भी हो सकते हैं। ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रक्चर में कोई बाउंडेशन नहीं होता, इनको फ्लक्चुएट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बाउंड्री सेट कर दी है, इससे ऊपर या नीचे नहीं जा सकते, सुविधा अनुसार ऊपर नीचे जा सकते। ठीक है, ड्रीम रेमरी ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। चल, एसेस ऑफ एलिया याद रखना, चार्ल्स लैम का फेमस ऐसे कलेक्शन है। मैं समझता हूँ ये 1823 या 24 के अराउंड पब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, पूछे जाते हैं, चाहे वो EMRS हो, LT ग्रेड हो, है ना, PGTs, TGTs, NBS, KBS, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में। चूंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग नहीं बैठ रहे हो, यदि आप UGC नेट या सेट क्लियर कर लेते हैं, यदि आप AP में बैठते हैं तो AP का पेपर भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आपकी स्टेट में, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यदि आपकी स्टेट में रिटन एग्जाम नहीं होता हो तो आपके लिए उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है।
सिंपल रहता है, बस इंटरव्यू जरूर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इजीली आप निकाल लोगे, है ना। अच्छी जॉब है ए ग्रेड की। अब कुछ टाइप, है ना, पर्पज के आधार पर ऐसे के प्रकार देखिए। एक्सपोजिटरी ऐसे, है ना, एक्सपोजिशन एक प्रकार का, ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्म करता है, एक्सपोजिटरी ऐसे, है ना। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जो एसेस दिए होते हैं टेक्स्ट बुक और रिपोर्ट्स में, जैसे कई बार कई समितियां बनती हैं, कई कमेटीज गठित होती हैं, है ना। क्यों, जैसे किसी चीज पे कोई अपना मत प्रकट करना है, जैसे उदाहरण के तौर पे जब राजीव गांधी के समय पे जो शादी की उम्र हुआ करती थी वो 21 साल थी लड़की की, तो उसको घटा के 18 साल किया किया। तो जब वो 18 साल किया था तो उसके लिए कोई ना कोई रिपोर्ट बनाई गई होगी, काइंड ऑफ ऐसे टाइप में, है ना। और फिर उसी रिपोर्ट को सामने रखा गया होगा मिनिस्ट्री में, है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो एक्सपोजिटरी एसेस होते हैं वो रिपोर्ट्स के रूप में या टेक्स्ट बुक एसेस के रूप में लिखे जाते हैं, और ये इन्फॉर्म करते हैं किसी भी सब्जेक्ट विशेष के बारे में, है ना। क्या रखें। अब बात की जाए डिस्क्रिप्टिव ऐसे की, कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज के बारे में कोई विविड, बारीक, माइन्यूट इंफॉर्मेशन साझा करना, और ये जो डिटेल है ये किसी पर्सन की हो सकती है, या किसी प्लेस की भी हो सकती है, या इवेंट की भी हो सकती है, या ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है ना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के बारे में लॉन्ग माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ डिस्क्रिप्शन दी जाए, है ना, तब इस प्रकार के ऐसे को डिस्क्रिप्टिव ऐसे कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अ स्केच ऑफ लंदन बाय चार्ल्स डिकिंस, है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है। इसमें किस प्रकार से चार्ल्स डिकिंस लंदन की गलियों के बारे में बताते हैं, लंदन की पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, लंदन की इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं, कुल मिला के एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन दिखाने का प्रयास है, ठीक है। अब नरेटिव एसेस क्या भला है, क्या होते हैं नरेटिव एसेस। देखिए, ये एक तरह से स्टोरी या एक्सपीरियंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, चलिए साहब, एजी गार्डनर को जानते हैं आप। एजी गार्डनर ने कई एसेस लिखे हैं, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ऑन द रूलिंग ऑफ द रोड, है ना। तो उसमें वो कहीं ना कहीं लिबर्टी और फ्रीडम में दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करते हैं, कि एक औरत बीच रोड पे अपने बैग पे टोकरी लेके चल रही होती है, लोग हॉर्न बजाते हैं कि आप हटिए हटिए हटिए, आपको साइड में चलना चाहिए, आप कहीं ना कहीं औरों की फ्रीडम का जो है कर्टेनमेंट कर रहे हैं, औरों की जो फ्रीडम है उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं। तब ये औरत कहती है मुझे तो आज़ादी मिली है, मेरा मन होगा जहाँ चलूंगी। अब यदि हर व्यक्ति इस आज़ादी को एंजॉय करना शुरू कर दे तो इस दुनिया में कैओस फैल जाएगी। रेलवे ट्रैक पर जाके लेट जाता हूँ, क्यों, मुझे आज़ादी मिली है, मैं तो यहीं सोऊंगा, ऐसे तो देश कहाँ पहुंच जाएगा। तो ऐसे एक कहानी के फॉर्म में नरेट करके, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस को इस प्रकार के ऐसे भी लिखे जाते हैं, है ना। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एजी गार्डनर का ऑन द रूलिंग ऑफ द रोड हुआ, ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड हुआ, है ना, बैचलर्स कंप्लेंट ऑन मैरिड पीपल हुआ, ये भी एक स्टोरी के फॉर्म में, है ना। और भी कुछ ऑथर्स हो सकते हैं, जैसे एजी गार्डनर हुआ, आई एम सॉरी अनएबल टू रिकॉल अदर ऑथर्स, पर और हैं यूनिवर्सिटीज के काफी सिलेबसेस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक ये भी देख लीजिए, ये भी लिखा हुआ है, जॉर्ज ऑरवेल का है, शूटिंग एन एलिफेंट। जब ये कहीं ना कहीं विजिट करने गया था यूके में, तो उसके एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं ऐसे के फॉर्म में जरूर लिखा गया है, लेकिन ये स्टोरी जैसा है ना। अब परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, है ना, ये भी एक विशेष प्रकार है। अब ये क्या होते हैं, ऐसे एसेस को तब लिखा जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो उसको पढ़ रहे हैं उनका पूर्णता से, उसका पूरी तरह से माइंड सेट चेंज कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर आपके मोदी जी साहब जो हैं अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, सपोजिटली कोई बड़े बड़े दो चार छह ऑथर हैं, ठीक है।
अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इवन पढ़ा था कि मोदी जी के ऊपर किसी ने महाकाव्य लिखा है, और वो शायद कोई ऑथर बिहार से थे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, है ना। उन्होंने तकरीबन 10-12 चैप्टर्स में महाकाव्य लिखा, है ना। अब वो ऐसे फॉर्मेट में अगर लिखा होगा तो जो भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा उसका सोचने का स्तर पूरी तरह से बदल जाएगा, उसका व्यू पॉइंट पूरी तरह से बदल जाएगा। तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव स्टाइल में लिखा गया है, जिससे सामने वाले का सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया ही पूरा बदल जाए, है ना, इस प्रकार। अब ये कहीं ना कहीं कन्वेंस करते हैं रीडर को एक्सेप्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, है ना, व्यू पॉइंट या आइडियोलॉजी, है ना। जैसे कोई चीज है, जैसे कोई बिल लाने का सरकार प्रयास कर रही है ना, लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तो विभूतियां रही होंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया होगा, कुछ बहुत सारे जैसे कुछ रिसर्च पेपर निकले होंगे, कुछ कह सकते हैं कोई कोई विशेष प्रकार के प्रोज वर्क्स एसेज वगैरह भी निकले होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, फिर इनको पढ़ने के बाद में कुछ लोगों का व्यू पॉइंट भी बदलेगा, नजरिया भी बदल जाएगा, कुछ उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार के बदलावों के लिए कई बार ऐसे एसेस लिखे जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल एसेस होते हैं, जैसे थॉमस पेन ने लिखा था कॉमन सेंस, है ना। याद रखना, ये जो मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ ये बहुत जरूरी एग्जाम्पल्स हैं, और ये कहीं ना कभी पूछे जरूर गए हैं, इस बात का आप विशेष याद ध्यान रखना, है ना। मैं कुछ बता रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही इनको इंक्लूड नहीं कर लिया है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसको आप ऐसा समझिए कि मैं एक एक तरह से विशेष आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग इन्बिल्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऑन फैक्ट में आके बैठूंगा, बात करूंगा और चला जाऊंगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत नहीं होगा। यदि आप लर्निंग स्टेज में, शुरुआती फेज में है, तो ऑल्दो यदि आपने यूजीसी नेट किया है, जेआरएफ किया है, तो ऑलरेडी आपकी जो थिंकिंग होगी वो ऑलरेडी उतना हायर लेवल पर पहुंच चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब यदि रिफ्लेक्टिव ऐसे की बात की जाए तो ये एक्सप्रेस करती है राइटर के पर्सनल रिफ्लेक्शंस, उसके थॉट्स और उसकी फीलिंग्स को। और उदाहरण के तौर पे मिशेल डी मोंटेन्स ने एक ऐसे लिखा, इमर्सन्स सेल्फ रिलायंस। ये जो ऐसे है ना, सेल्फ रिलायंस, ये कई सिलेबस में शामिल है और पीजीटीज में भी होगा, है ना। आई अनेबल टू रिकॉल कि ये एलटी ग्रेड में है या नहीं, मैंने अभी तक ये यहाँ पहुंचा नहीं हूँ सिलेबस में, लेकिन ये शायद हो सकता है एमपी टेट में भी है, और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में, हरियाणा के एग्जाम में, कई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये पढ़ा हुआ है सेल्फ रिलायंस। कुल मिला के वही बात करते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, है ना, तभी जाके आप अपने जीवन में कुछ पाओगे। इवन इमर्सन भी अपने आप में एक फेमस ऑथर थे, और वो भी कहीं ना कहीं फॉर्मल एसेस लिखते थे ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, जो मतलब हर व्यक्ति के ऊपर, सोसाइटी में सारे लोगों के ऊपर लागू हो, कुछ इस प्रकार के, है ना। अब क्रिटिकल ऐसे क्या हो सकते हैं, देखिए, क्रिटिकल ऐसे कोई ऐसे ऐसे जो एवेल्युएट करें, एनालाइज करें और इंटरप्रेट करें किसी टेक्स्ट को, आइडिया या वर्क ऑफ आर्ट को। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे मैं हूं, ठीक है, और मैंने एक वर्क लिखा, हार्ट ऑफ डार्कनेस। वो अलग बात है कि इसको किसी और ने लिखा, है ना, जोसेफ फॉर्नेट ने लिखा। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस के ऊपर किसी ने ऐसे लिख दिया, जोसेफ फॉर्नेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, और उसमें एवेल्युएट करने का प्रयास किया है कि आखिर में कहना क्या चाह रहे थे जोसेफ फॉर्नेट अपने वर्क में, है ना। उसमें एनालिसिस डाला और पूरा इंटरप्रिटेशन दिया, उसकी पूरी कमेंट्री लिखी है। जैसे ध्वनि थ्योरी है, ध्वनि ध्वनि थ्योरी के ऊपर मैं कोई क्रिटिकल ऐसे लिख दूं, है ना। जैसे हेमलेट है, हेमलेट के ऊपर मैं कोई क्रिटिकल ऐसे लिख दूं कि हेमलेट को कैसे लिखा गया है, शेक्सपियर का क्या माइंड सेट रहा होगा, कैसे आज के समय में ये वर्क आज भी युवाओं को प्रभावित कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब जैसे टीएस एलियट का बेस्ट एग्जांपल है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये भी बहुत फेमस एसेइस्ट हैं, इवन विलियम फॉकनर भी, है ना। ये बहुत जरूरी है, इनको आप पढ़ेंगे, आप जहां भी जाएंगे, यदि आप बैचलर में, मास्टर्स में, तो आपको वहां मिलेंगे, और यदि आप वहां नहीं है तो जब भी आप किसी पीजीटी टीजीटी या एपी में बैठेंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे। फेमस एसेस हैं। अब यदि कुछ फेमस एसेइस्ट की बात की जाए तो ये कुछ मेजर फेमस एसेइस्ट हैं। मैं जब यूजीसी नेट को रन करने लग जाऊंगा, यूजीसी नेट टॉपिक बाय टॉपिक, और साथ में ऑथर बाय ऑथर और वर्ल्ड लिटरेचर पूरा साथ में कवर करते हुए चलूंगा,
जैसे ही मैं एक बार समअप कर देता हूँ सिलेबस को, उसके बाद में मैं यूजीसी नेट पे बात करूंगा। एलटी ग्रेड और एमपीटेट दोनों को समाप्त करने के बाद में यूजीसी नेट पे डेली वन ऑथर पे बात करूंगा और इसी अप्रोच के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। अब यदि बात की जाए तो इसमें मिशेल डी मोंटेन्यू, इसको फादर ऑफ एसेस कहा जाता है, ये वर्क है इनका। फ्रांसिस बेकन इंग्लिश के फादर ऑफ एसेस कहे जाते हैं। इसको कहते हैं प्रिंस ऑफ एसेस, है ना, चार्ल्स लैम्ब। ठीक है। और बाद बाकी राल्फ वाल्डो एमर्सन हुए, जॉर्ज ऑरवेल हुए, वर्जीनिया वुल्फ हुई, एल्डस हक्सले हुए, ये भी कुछ फेमस एसेइस्ट हैं। और मैं समझता हूँ हमने ऐसे पे बात कर ली है, पेरीफेरल लेवल पे गए हैं, हमने डीप डाउन जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो आप इस लेक्चर को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। मैं गौरव शर्मा, आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीस हुए, टीजीटीस हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।